माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित 11 अगस्त 2023 को फैसला दे दिया गया है, लेकिन विभिन्न राज्यों में अभी भी मामले चल रहे हैं जो कि पुरानी भर्तियां हो चुकी हैं और सब्जेक्ट टू आउटकम थी। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर कंप्लीट हुई थी, वो हालांकि किसी भी कोर्ट जजमेंट के फैसले के अधीन नहीं थी, लेकिन ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, श्री गुड्डू सिंह जी की एक याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी एक फ्रेश एसएलपी के तौर पर कि 11 अगस्त 2023 के फैसले के आधार पर बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र नहीं है और 69,000 में पिछले 3 साल से बीएड चयनित अभ्यर्थी वर्किंग है, तो उनको सिस्टम से बाहर निकाल करके और जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उस समय तत्कालीन सरकार के द्वारा ये हलफनामा दिया गया था कि 60-65 पर क्वालिफाइंग मार्क्स पर हमारे पास 1,46,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हो रहे हैं, तो हमें क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हमें ज़्यादा क्वालिफाइंग मार्क्स पर अच्छे योग्य कैंडिडेट मिल जा रहे हैं तो हम क्वालिफाइंग मार्क्स को कम क्यों करें। उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को स्वीकार किया और क्वालिफाइंग मार्क्स 60-65% को सही माना और उसी के आधार पर रिजल्ट जारी करने के आदेश दे दिए थे। अब ये मामला कोर्ट में जब गया तो यही मांग की गई है कि बीएड जो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनकी संख्या लगभग 30,000 के आसपास है, उनको सिस्टम से बाहर किया जाए और क्वालिफाइंग मार्क्स जो उस समय सरकार ने कहा था कि हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट सफिशिएंट है इस क्वालिफाइंग मार्क्स पर, अब वो चूंकि बाहर होंगे तो सफिशिएंट नहीं रहेंगे, इसलिए क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन करने के लिए बात कही गई है इस याचिका में। आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका पर। क्या कुछ हुआ इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कल मध्य प्रदेश में माननीय हाईकोर्ट में वहाँ की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से संबंधित मामला सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया था और वहाँ पर जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है श्री अर्नब घोष जी के द्वारा, उस मामले पर अहम चर्चा हुआ था, जिसमें गुड्डू सिंह जी की याचिका का भी जिक्र किया गया था कि उत्तर प्रदेश में भी 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जब ये मामला पहली बार लिस्ट किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको ज्ञात होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेश एसएलपी को एक्सेप्ट करने से मना किया और इसको एक रिव्यू के तौर पर ले जाने के लिए बोला था कि जो 2020 में ऑनरेबल जस्टिस यूयू ललित के द्वारा जो फैसला दिया गया था उन्हीं के बेंच में, या फिर उस समय जो जस्टिस के द्वारा फैसला दिया गया था, अगर जैसे रिव्यू जब आप कराने जाते हैं और अगर मान लीजिए वो रिटायर हो चुके हैं या फिर खुदा ना खास्ता अगर इस दुनिया में नहीं है, तो उस कंडीशन में ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस बेंच में ये चीज़ें जाएंगी। तो इसको रिव्यू के तौर पर उन्होंने इसको एक तरीके से फाइल करने के लिए कहा था, लेकिन जो अर्नब घोष वाला मामला था आपने देखा होगा कि वो भी उसी बेंच में लिस्ट किया गया है जो कि पहले लिस्ट किया गया था। कहने का मतलब ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अर्नब घोष वाला जो मामला है कि ये फैसला पुरानी भर्तियों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, क्योंकि 11 अगस्त का जो फैसला है वो उससे तो क्लियर है कि 11 अगस्त के बाद से बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में नहीं रहेंगे, लेकिन जो पहले की भर्तियां ऑनगोइंग प्रोसेस में है या फिर जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं उन पर इसका किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके संबंध में ऑनरेबल जस्टिस ने कहा था कि जो 11 अगस्त का फैसला जिन्होंने लिखा है, चूँकि वो डबल बेंच के द्वारा फैसला दिया गया था, तो जिन्होंने लिखा है उनकी बेंच में इसको ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन अर्नब घोष वाला जो मामला है वो 11 जनवरी 2024 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है फिर से उसी बेंच में, और उसी बेंच में उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले को भी आज सुना गया है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को सुना। पिटिशनर की तरफ से श्री कपिल सिब्बल जी उपस्थित हुए थे, मतलब कि डीएलएड की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे, और बीएड की तरफ से भी सीनियर एडवोकेट उपस्थित हुए थे। यहाँ पर जो बीएड की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे वो उन्होंने ये अवगत कराया कि ये मामला 2020 में निस्तारित हो चुका है और बाद में 11 तारीख को फैसला दिया गया, उसके आधार पर ये लोग चले आए हैं। उसके बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को श्री कपिल सिब्बल जी ने ये अवगत कराया कि चूंकि जो 2020 में श्री रामशरण मौर्य वाले केस में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था उसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को चैलेंज ही नहीं किया गया था। उन्होंने ये अवगत कराया कि इसमें जो डिसीजन दिया गया है वो क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के डिसीजन दिया गया था, क्योंकि इसके पूरे बैकग्राउंड को आप समझेंगे तो सबसे पहले ये मामला सिंगल बेंच में जाता है, क्योंकि 6 तारीख को परीक्षा होती है, ध्यान से समझिएगा, 6 जनवरी 2019 को सुपर टेट 2018 वाली परीक्षा यानी 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है। उसके एक दिन बाद राज्य सरकार 7 जनवरी 2019 को क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करने के संदर्भ में एक
जियो जारी करती है, गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करती है, जिसके बाद से जो शिक्षा मित्र हैं वह इसको सिंगल बेंच में पहले चैलेंज करते हैं। सिंगल बेंच जो है वो शिक्षा मित्रों के फेवर में फैसला दे देती है कि क्वालिफाइंग मार्क्स, चूंकि इससे पहले वाली स्लॉट में, चूंकि ये 1,37,000 शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द हुआ था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इसी को 2 कॉन्सिक्यूटिव भर्तियों में करने के लिए आदेश दिए थे, यानी 2 लगातार भर्तियों में इसको कंप्लीट करने के आदेश दिए थे। पहला उसका पार्ट था 68,500 और दूसरा पार्ट था 69,000 शिक्षक भर्ती। अब यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट जब ये सिंगल बेंच में मामला गया तो शिक्षा मित्रों के एडवोकेट ने ये बताया कि चूंकि एक ही भर्ती की ये 2 पार्ट हैं, तो पहली भर्ती में जब क्वालिफाइंग मार्क्स 40-45 है तो दूसरी भर्ती में 60-65 क्यों। उस समय सिंगल बेंच ने शिक्षा मित्रों के फेवर में फैसला दिया और क्वालिफाइंग मार्क्स लोअर डाउन करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया 40-45 पर। उसके बाद से राज्य सरकार डबल बेंच चली जाती है और डबल बेंच में जो फैसला आता है वो सरकार के फेवर में आता है, मतलब कि क्वालिफाइंग मार्क्स 40-45 नहीं बल्कि 60-65 ही रहेगा। उसके बाद से शिक्षा मित्र फिर से डबल बेंच के फैसले को चैलेंज कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में और ऑनरेबल जस्टिस यू ललित के द्वारा 60-65 क्वालिफाइंग मार्क्स को सही ठहराया जाता है। वहीं मामले को आज श्री कपिल सिब्बल जी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अवगत कराया कि ये मामला क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो 2020 में जजमेंट दिया गया जस्टिस यू ललित जी के द्वारा, क्या उसमें बीएड की एलिजिबिलिटी चैलेंज थी। देखिए, इसका बैकग्राउंड आपको हाई कोर्ट से जाना होगा। जैसे जब सिंगल बेंच में मामला गया, उसके बाद डबल बेंच में गया, तो चूंकि उस समय जब मामले चल रहे थे तो बहुत सारी याचिकाएं टैग होती चली गई। जैसे कि केवल क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड मामला नहीं था। अगर आप श्री राम शरण मौर्य वाला केस देखेंगे तो उसमें आपका जो शिक्षा मित्रों को 25 अंक का अतिरिक्त वेटेज दिया जा रहा था, उसको भी चैलेंज किया गया था। इसके अलावा उसमें इतने ज़्यादा एंगल बन गए थे, जैसे कि पहले शिक्षा मित्र और बीटीसी मिलकर के बीएड की एलिजिबिलिटी को चैलेंज कर रहे थे। उससे पहले जो बीएड और बीटीसी वाले कैंडिडेट थे वो शिक्षा मित्रों को जो वेटेज दिया जा रहा था उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, उसको चैलेंज किए हुए थे। मतलब कि पूरा एकदम आप समझेंगे कि उसमें इतना ज़्यादा मैटर टैग हो गया था कि वो सभी मैटर पर उतना ज़्यादा फोकस हुआ ही नहीं। अगर आप श्री राम शरण मौर्य वाले केस को देखेंगे तो उसमें बीएड की एलिजिबिलिटी के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एनसीटी की उस समय की तत्कालीन जो भी गाइडलाइंस थी उसका हवाला देते हुए अपने कोर्ट जजमेंट में मेंशन किया है कि उनके हिसाब से जो फैसला दिया गया है उसमें बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से एलिजिबल है। लेकिन आप इसको ये समझना होगा कि जैसे इससे पहले भी कई राज्यों में बीएड की एलिजिबिलिटी को 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाता था, लेकिन वो उस तरीके से नहीं किया जाता था जिस प्रकार से राजस्थान हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया। राजस्थान में पहली बार हाईकोर्ट में ये मामला इस तरीके से गया कि जो केंद्र सरकार ने एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए वो एलिजिबल ही नहीं थे, या फिर केवल उस इंस्ट्रक्शन के बेस पर बिना एक्सपर्ट कमेटी बनाए कैसे एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और उसके आधार पर पूरे देश भर के अभ्यर्थियों को उसमें पात्र किया जा सकता है। तो इन सभी बातों को एग्जामिन कर रही थी ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट, और उसमें उन्होंने ये पाया कि जो एनसीटी है वो अपनी शक्तियों का गलत तरीके से प्रयोग कर रही थी। इस वजह से वो गजट नोटिफिकेशन क्रैश हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में बीएड की एलिजिबिलिटी तो चैलेंज थी, लेकिन उस तरीके से नहीं चैलेंज थी जिस प्रकार से जोधपुर हाईकोर्ट में मामला चैलेंज था। तो इन सभी को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आज श्री कपिल सिब्बल जी ने ये अवगत कराया है कि जो 69,000 की शिक्षक भर्ती थी उसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज नहीं थी। अब यहाँ पर इतने ज़्यादा मामले उलझ चुके थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कोई फिश मार्केट नहीं है, मछली बाजार नहीं है, क्योंकि सभी तरफ से पक्ष जो एडवोकेट थे वो अपना पक्ष रख रहे थे कि इसमें ये मैटर था, इसमें ये मैटर था। तो ओवरऑल अगर बोलें तो आज की सुनवाई में ये हुआ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी रिस्पॉन्डेंट हैं उनको नोटिस इशू किया। नोटिस इशू करना ये एक कानूनी प्रक्रिया है कि जो भी मतलब कि आप जिसके अगेंस्ट में केस फाइल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको सूचना दी जाएगी कोर्ट के माध्यम से और उनको भी अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिया जाएगा। चूँकि ये जो पूरा जजमेंट अब अगर आप देखेंगे 2020 में जो हुआ था ऑनरेबल जस्टिस यू ललित जी के द्वारा, उसके आधार पर राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था। तो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट की, उस समय की तत्कालीन जो भी परिस्थितियां रही हों उसके हिसाब से। तो राज्य सरकार का इस समय क्या पक्ष है, इसको जानने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी रिस्पॉन्डेंट थे उनको नोटिस इशू किया है। अब अगली डेट में जब सभी रिस्पॉन्डेंट उपस्थित होंगे और अपना पक्ष रखेंगे उसके बाद से चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट होंगी। यहाँ पर आज के डेट में बहुत सारे मैटर टैग हैं, क्योंकि आप केवल एक राज्य को, केवल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को नहीं देख सकते, क्योंकि जिस भी राज्य में, चाहे आप हाई कोर्ट की बात कर लें या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें, जब भी मामले को सुना जा रहा है तो उसमें अर्णब घोष जी की याचिका का भी जिक्र हो रहा है, मध्य प्रदेश का भी जिक्र हो रहा है, श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका का भी जिक्र हो रहा है जो कि बिहार से था। तो ये सभी मामले एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं, और उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अगर
उलझ गया तो समझ लीजिए कि जो 2018 में केवीएस पीआरटी का मैटर है वो भी कोर्ट में चला जाएगा, क्योंकि उस समय जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं हुआ था, तो उस हिसाब से वो सभी उस परिस्थितियों में एलिजिबल थे। 2023 में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को एलिजिबल नहीं माना है। तो आज की परिस्थितियां और 2020 की परिस्थितियां अलग थी। 2018 में जब केवीएस पीआरटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसी समय दिसंबर 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो अगर 69,000 फंसती है तो समझ के चलिए कि जो केवीएस पीआरटी है वो भी मामला फंस जाएगा। तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जा रहा है तो केवल एक पक्ष नहीं है इसका। अभी अब अगर आप देखेंगे 14,548 वाला जो मामला है, जो कि ऑनरेबल लखनऊ खंडपीठ में ये मामला पेंडिंग है सुने जाने के लिए, और वो मामला अभी भी लिस्ट किया गया है। तो वो उस समय 2019 में उसको केस को फाइल किया गया था और वो केस कभी निस्तारित ही नहीं हुआ। उसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ध्यान से समझिएगा, ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो जब मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में उसी मामले की सुनवाई हो रही है, तो उसमें कोई उस समय इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, क्योंकि जो कुछ भी होना है, चूंकि एपेक्स कोर्ट में मामला है तो एपेक्स कोर्ट ही डिसाइड करेगी। तो उस समय मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में जाकर के बीएड को एलिजिबल नहीं माना है, तो उस जो हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था, याचिका पेंडिंग थी, उसको लेकर के फिर से रीओपन कराया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों का एग्जामिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगी, जब अगली डेट में जितने भी रिस्पॉन्डेंट हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। तो ये कुछ आज की कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों पर कोई खतरा है? देखिए, ये बहुत मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल इसलिए भी क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बहुत कुछ एग्जामिन करना होगा इसमें। बहुत कुछ कहने का मतलब कि जैसे आपको ज्ञात होगा 11 अगस्त 2023 वाला जो जजमेंट दिया गया है वो 21(a) के अंतर्गत दिया गया है। और भी बहुत कुछ है, जैसे कि 14,548 वाले मामले को वो किस नज़रिए से देखते हैं। किस नज़र से कहने का मतलब कि मान लीजिए कि उस समय अगर चैलेंज किया गया और उस समय की परिस्थिति के हिसाब से वो लीगल उसका पोजीशन था 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर लीगल पोजीशन रहते हुए वो भर्ती कंप्लीट हुई है। तो वो चीज़ों को किस प्रकार से, किस नज़रिए से देखते हैं, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही जानती है। और इस वजह से अभी कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का ही जजमेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें यही बातें मेंशन की गई हैं कि जब तक कोई भी कोर्ट किसी भी नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए इसको क्वेश नहीं करती, तब तक उसका लीगल पोजीशन बना रहता है। पहली बार इसको 25 नवंबर 2021 को क्वेश किया गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए। उससे पहले ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो रजिस्ट्रार ने अर्नब घोष जी की याचिका को जो खारिज किया था, वो यही तो कहा था उन्होंने कि अगर आप पुरानी भर्ती को लेकर के किसी बाद के फैसले को रिव्यू कराना चाहते हैं या फिर उस पर रीहियर कराना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। उसी को अर्नब घोष वाले मामले को जो सितंबर 2023 में रजिस्ट्रार के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था, उसी को उन्होंने फिर से चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और वहीं रिव्यू के तौर पर माना जा रहा है। जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि जो श्रीमती मीनाक्षी अरोड़ा मैम थी, उन्होंने यही अवगत कराया कि ये 11 अगस्त के फैसले के रिव्यू कराने के लिए अभ्यर्थी नहीं गए, बल्कि जो रजिस्ट्रार ने उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, उस एप्लीकेशन के रिजेक्शन को उन्होंने चैलेंज किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो मामले बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला में सभी रिस्पॉन्डेंट को नोटिस इशू किया गया है कि आप आकर के अपना पक्ष रखिए। अब इसमें रिस्पॉन्डेंट में बीएड के जो पक्ष हैं वो तो अपना पहले से ही पक्ष रख रहे हैं। आज भी बीएड के वकील उपस्थित हुए थे। बाकी राज्य सरकार और शिक्षा विभाग अगली डेट में वहाँ पर उपस्थित होगी अपने पक्ष को लेकर के कि वह इस मैटर को किस नज़र से देखते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो राज्य सरकार का है। आप लोग देख लीजिए, अगर राज्य सरकार मजबूत पैरवी करती है तो यकीन मानिए बीएड पर कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर राज्य सरकार थोड़ा बहुत भी ढिलाई करती है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप लोग हिमाचल प्रदेश का मामला देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश मामले में राज्य सरकार बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि हमें बीएड अभ्यर्थियों को एनी हाउ उनको बचाना है। अब वहाँ पर चूंकि इससे मामला अलग था, जैसे कि उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे तो 30,000 अप्रॉक्सीमेट कैंडिडेट की संख्या बताई जा रही है बीएड अभ्यर्थियों की, जो कि बीएड के वकील ने भी ये बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब हिमाचल प्रदेश वाला मामला, वहाँ पर 100 समथिंग बीएड कैंडिडेट का मामला था। तो अगर उनको सिस्टम में रखा जाता है और उनके जगह पर जो
एक्चुअल में डीएलएड वाले होने चाहिए थे, अगर उनको अलग से नियुक्ति दे दी जाती है तब तो विवाद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि विवाद बीएड और डीएलएड के उस पोस्ट को लेकर के ही तो है, एक पोस्ट को लेकर के ही तो है कि जहां पर बीएड चयनित हुए हैं उनको हटा करके डीएलएड को वहां पर चयनित किया जाए मेरिट के आधार पर। अगर उन डीएलएड अभ्यर्थियों को 100 समथिंग जो भी होंगे अगर उनको नियुक्ति दे दिया जाता है तब तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 100 नहीं है, 30,000 अप्रॉक्सीमेट वो कैंडिडेट की संख्या है, तो यहां पर मुश्किलें होंगी। इस वजह से राज्य सरकार का पक्ष अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर 11 अगस्त का जजमेंट देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं बीएड के फेवर में ही है कि लीगल पोजीशन में था उस समय का ये जजमेंट। अब ये 14,548 वाला जो पूरा हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है, इसको सुप्रीम कोर्ट किस नज़रिए से देखती है कि उस समय चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, लेकिन ये मामला हाईकोर्ट में भी पेंडिंग था। कपिल सिब्बल जी ने ये अवगत कराया कि उस समय बीएड की एलिजिबिलिटी को चैलेंज ही नहीं किया गया था यूयू ललित वाले फैसले में, तो उस सभी चीज़ों को एग्जामिन करेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद ही 69,000 शिक्षक भर्ती डिसाइड होगा। और ये भर्ती जब डिसाइड होगी तो निश्चित तौर पर पुराने कई और भर्तियों को की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जैसे कि केवीएस पीआरटी और अन्य राज्यों में जो ऑलरेडी भर्तियां कंप्लीट हुई हैं। और अगर यहां से बीएड को राहत मिलती है तो निश्चित तौर पर वो सभी भर्तियां भी सेफ हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।